Welcome to the online course of Capital Market course by IFMC Institute. कैपिटल मार्केट इक्विटी मार्केट शेयर मार्केट का आधार है और इसकी जानकारी बेहद जरूरी है उन सब लोगों के लिए जो इसमें ट्रेड करना चाहते हैं या फिर इस मार्केट में काम करना चाहते हैं। इस मॉड्यूल में हम मार्केट के बेसिक, उसके वेरियस टर्म्स, एक्सचेंज सबको डिटेल में समझेंगे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इस मॉड्यूल की बेहद इंपॉर्टेंस है। आइए जानते हैं इस वीडियो में सेविंग, इन्वेस्टमेंट, रिटर्न एंड रिस्क इंडेक्स। First of all, welcome to IFMC. I am Puneet Grover. Let me give you my introduction first. I am Puneet Grover, about 10 years of experience working with LKP Shares and Securities Limited, where basically I was managing portfolio of clients, acquisition of clients, making strategies in future and options. I have worked with international hedge fund also, Hybrid International, wherein we used to handle paper trades. If we talk about Singapore, Hong Kong जो financial hubs हैं, वहाँ पे पेपर ट्रेड्स होते हैं, प्राइवेट एग्रीमेंट, स्वैप एग्रीमेंट, एंड इंडिया की मार्केट अभी बहुत छोटी है एंड देयर इज लॉट एंड लॉट ऑफ स्कोप। टुडे द टॉपिक दैट वी वुड बी कवरिंग इज अबाउट कैपिटल मार्केट, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे अबाउट द बेसिक्स ऑफ द मार्केट, किस तरह से ट्रेडिंग होती है, कैसे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कहाँ पे कर सकते हैं, कैसे जो ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर है उनको यूज कर सकते हैं, क्लियरिंग कैसे हो रही है, कैसे एक जने के अकाउंट से दूसरे जने के अकाउंट में शेयर जा रहे हैं, कैसे अगर मेरे को कल को ब्रोकर बनना है या सब ब्रोकर बनना है तो व्हाट आर द रूल्स एंड रेगुलेशंस। अपार्ट फ्रॉम दिस वी वुड बी आल्सो स्टडीइंग अबाउट लिटिल बिट अबाउट द फंडामेंटल्स ऑफ द कंपनी, जिसमें हम कंपनी की बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस एंड वेरियस अदर थिंग्स को स्टडी करेंगे। सारा फोकस सिर्फ थियोरेटिकल नहीं रहेगा, इट वुड बी थियोरेटिकल एज वेल एज द प्रैक्टिकल पार्ट आल्सो। ओके, लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल देयर आर सर्टेन रूल्स जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। स्टार्ट रीडिंग न्यूज़पेपर। आज की डेट में अगर आप चाहें तो आप एप्स के थ्रू भी न्यूज़ पढ़ सकते हैं, जरूरी नहीं है कि न्यूज़पेपर। थर्ड पॉइंट इज यू हैव टू बी रेगुलर इन द क्लास। फॉर दिस यू हैव टू डू लॉट एंड लॉट ऑफ रिसर्च बाय योर ओन सेल्फ एज वेल। वॉच निफ्टी एंड सेंसेक्स ऑन डेली बेसिस। अभी बहुत सारे लोगों के दिमाग में क्वेश्चन होगा, व्हाट इज निफ्टी, व्हाट इज सेंसेक्स। पहले क्या होता था, हमारा जो होते थे एक सिस्टम होता था ट्रेडिंग का, दैट सिस्टम इज कॉल्ड एज आउटक्राई सिस्टम ऑफ ट्रेडिंग। बट अब क्या हो गया, जब आउटक्राई सिस्टम था तो अलग अलग रीजनल एक्सचेंजेस होते थे, जैसे कि दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज हो गया, कैलकाटा स्टॉक एक्सचेंज हो गया, जयपुर स्टॉक एक्सचेंज हो गया एंड वेरियस अदर्स। अब जब ऑनलाइन ट्रेडिंग स्टार्ट हुई तो उसमें दो मेजर एक्सचेंजेस बन गए, विच इज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का जो इंडेक्स है इट इज कॉल्ड एज निफ्टी एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का जो इंडेक्स है इट इज कॉल्ड एज द सेंसेक्स। लेटर ऑन हम डिटेल में पढ़ेंगे कि कब ये बने। इसके अलावा एक आप अपना मॉक पोर्टफोलियो भी बना सकते हैं, जो भी मैं लेटर ऑन बताऊंगा कि कैसे बनाना है, कैसे हम कंपनीज को वॉच कर सकते हैं, कैसे हम डाटा को रीड करें। आप सबके लिए और मेरे लिए, झुनझुनवाला के लिए, सब के लिए एक ही स्टॉक है जो ट्रेड करना है, मतलब कोई भी कंपनी, और देयर आर वेरियस डाटा जो अवेलेबल है, जो शेयर प्राइस की मूवमेंट है उसको कैसे रीड कर सकते हैं, वो सारी चीजें हम और आगे बढ़ेंगे इन डिटेल। कुछ वेबसाइट्स जो आप गो थ्रू कर सकते हैं, फाइनेंशियल वेबसाइट्स हैं, nseIndia.com है एनएससी की साइट, बीएससी इंडिया है, मनी कंट्रोल। किसी को पता है मनी कंट्रोल किसकी वेबसाइट है? मनी कंट्रोल जो वेबसाइट है इट बिलोंग्स टू अ ग्रुप दैट इज कॉल्ड एज नेटवर्क 18 एंड नेटवर्क 18 किसको बिलोंग करता है? मेजॉरिटी ऑफ द स्टेक इज होल्ड बाय एनीवन, सो मेजॉरिटी ऑफ द स्टेक इज होल्ड बाय रिलायंस इंडस्ट्रीज। इसके अलावा रेडिट मनी है, याहू फाइनेंस है, गूगल फाइनेंस है, RBI.org है, सेबी की वेबसाइट है, bloomberg.com is one of the good website and एक और वेबसाइट है ये दैट इज ब्लूमबर्ग क्विंट, उसको भी आप गो थ्रू कर सकते हैं। नाउ सबसे पहले हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म इन्वेस्टमेंट? इन्वेस्टमेंट क्या है? आप कुछ काम कर रहे हैं, कुछ पैसे कमा रहे हैं, कुछ स्पेंड कर रहे हैं, कुछ सेव कर दे रहे हैं। यानी अगर आपने ये पैसे कमाए तो इसमें से ये आपकी इनकम थी, इसमें से आपने कुछ स्पेंड कर दिया, कुछ सेव कर दिया, और सेविंग में से कुछ पार्ट जो है आपने इन्वेस्टमेंट कर दी टू गेट अ
गुड रिटर्न। अगर हम इन्वेस्टमेंट्स की बात करें तो हम कहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, एक बार दैट वी शुड अंडरस्टैंड। फर्स्ट इज, अगर हम इन्वेस्टमेंट्स की बात करें, हम दो काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज में एसेट इन्वेस्ट कर सकते हैं। फर्स्ट इज दी फिजिकल एसेट्स। फिजिकल एसेट्स में अगर हम बात करें तो कहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जैसे कि लैंड है, बिल्डिंग है, एनी प्लांट और मशीनरी। बहुत सारे लोग प्रेफर टू इन्वेस्ट इन गोल्ड, स्पेशली लेडीज, दे प्रेफर टू इन्वेस्ट इन गोल्ड और ज्वेलरी। बट कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले उसकी बहुत सारी चीजें जाननी जरूरी है। जैसे कि अगर हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो कितना मिनिमम अमाउंट हमें लगाना पड़ेगा, क्या उसकी एंट्री कैसी है, क्या रिटर्न्स आ सकती हैं, कल को लिक्विडिटी मुझे चाहिए, पैसे निकालने हैं तो कैसे निकालेंगे, क्या वो इन्वेस्टमेंट लीगल है या नहीं है, ये सारे पॉइंट हमारे को जानने जरूरी है। Then we can also invest in various financial assets. फाइनेंशियल एसेट्स में अगर हम बात करें तो वी कैन इन्वेस्ट इन wherein we can have fixed returns, wherein we can have fluctuating returns. फिक्स रिटर्न्स में जैसे कि ज्यादातर लोग जो हैं पीपल वो इन्वेस्ट करते हैं एफडीज में, इसके अलावा आरडीज which is called as recurring deposits, NSC which is called as National Saving Certificate. Normally you can take it from post office. नॉर्मली इसमें 6 years का लॉक इन पीरियड रहता है। इसके अलावा पीपीएफ which is called as पब्लिक प्रोविडेंट फंड। हाँ, क्या हम पीपीएफ में पैसा लगा सकते हैं? बहुत सारे लोग दे थिंक, उनको लगता है कि हम पीपीएफ में पैसा नहीं लगा सकते, बट यस, जो जिसके बारे में आप सोच रहे हैं दैट इज ईपीएफ, एम्प्लॉयर्स प्रोविडेंट फंड। पीपीएफ में कोई भी जना पैसा लगा सकता है। मिनिमम 15 years का लॉक इन पीरियड, कैन बी विद नेशनलाइज्ड बैंक्स, पोस्ट ऑफिस, और आज की डेट में इवन सम प्राइवेट बैंक्स भी इसकी फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज भी अगर हम चाहें तो इन्वेस्ट कर सकते हैं। नॉर्मली एनएससी पे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ट्रेड भी होती हैं एंड दे आर नॉर्मली रिटन एज 684 GS 2022। इसका मतलब ये है 6.84 का रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिक्योरिटी एंड 2022 इज द मैच्योरिटी पीरियड। अब मेरा एक क्वेश्चन है, क्या एफडी का पैसा सेफ है या पीपीएफ का पैसा सेफ है या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का पैसा सेफ है? एफडी, बहुत सारे लोग जो नॉर्मली जनरल पब्लिक क्या करती है, एफडी में पैसा लगाती है, बट दे डोंट नो कि एफडी में जो पैसा पड़ा है वो सेफ नहीं है। एफडी देयर इज अ रिस्क। एक जो बैंक है, दिस बैंक कैन गो बैंकरप्ट। जैसे कि आज की डेट में हो रहा है, नीरव मोदी जी पैसे लेके चले गए, विजय माल्या पैसे लेके चला गया, और इस टाइप के बहुत सारी कंपनीज भी जो डिफॉल्ट हो रही हैं लोन के ऊपर, तो कल को बैंक डूब सकता है। गवर्नमेंट बैंक है तो गवर्नमेंट पैसा इंफ्यूज कर देती है नॉर्मली, जैसे गवर्नमेंट ने अनाउंस करा 80,000 करोड़ का पैकेज, 50,000 20,000 करोड़ का पैकेज फॉर दी बैंक, तो उससे क्या है, वो बैंक को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। बट अगर ये चीज ज्यादा चलती रही तो कोई बैंक डूब भी सकता है। कोई बैंक जो आज तक डूबा, यूएस में एक बैंक था जो डूबा, जिसकी वजह से होल वर्ल्ड में क्राइसिस आया which is famously known as subprime crisis। जो बैंक डूबा था उसका नाम था Lehman Brothers, which is much larger than your HDFC और ICICI बैंक। तो जब इतना बड़ा बैंक डूब सकता है तो कुछ भी हो सकता है। तो पैसा एफडी में पड़ा सेफ नहीं है, एंड आरबीआई ओनली गारंटी यू 1 लाख रुपीज पर अकाउंट, नॉट अ सिंगल पेनी मोर देन दिस। अगर आपकी 2 लाख की एफडी पड़ी है तो भी आपको 1 लाख ही मिलेगा। 25,000 रुपए एफडी में पड़े हैं तो 25,000 ही मिलेंगे, ये नहीं कि 25,000 पड़े तो 1 लाख मिल जाएंगे। ठीक है, तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और गवर्नमेंट के डूबने के चांस सबसे कम है। इसके अलावा गवर्नमेंट स्कीम्स निकालती रहती है टाइम टू टाइम, जैसे कि किसान विकास पत्र योजना, सुकन्या समृद्धि योजना,
इनको और डिटेल में पढ़ना चाहे तो नेट पे आप एक एक को जाके स्टडी कर सकते हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री जीवन बीमा योजना और इस टाइप की और बहुत सारी योजना आती रहती हैं, उनको आप स्टडी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई प्राइवेट कंपनी एट अ फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पे पैसे बोरो कर रही है तो दे आर कॉल्ड एज NCDs, which basically means नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। अगर हम बात करें कि 3 कंपनीज हैं जिनके डिबेंचर्स नॉर्मली आते रहते हैं, मुथूट फाइनेंस, बजाज फाइनेंस, SREI फाइनेंस। अब जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, अभी तक अगर मैं पूछूं किसी से भी कि भैया ये 3 डिबेंचर्स आ रहे हैं, आप किस में पैसा लगाएंगे, तो ज्यादातर पब्लिक क्या करती है, जिसके अंदर सबसे ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा होता है उसमें पैसा लगा देती है। किसी भी इन्वेस्टमेंट को करने से पहले उसके बारे में कुछ जानना जरूरी है। जैसे कि मुथूट फाइनेंस, अगर मैं मुथूट फाइनेंस की बात करूं तो मुथूट फाइनेंस एक ऐसी कंपनी है जिसकी जो क्या करती है, गोल्ड के अगेंस्ट लोन प्रोवाइड करती है। और अब आप सुनेंगे कि भैया घर के आसपास बोर्ड लगा हुआ है मुथूट फाइनेंस का, मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन देती है तो अच्छी कंपनी है, घर के पास है, ऑफिस है, तो इसमें पैसे लगा देते हैं। बट क्या आपने चेक करा कि कितनी पुरानी है? तो कुछ चीजें चेक करनी जरूरी है। कितने टाइम से एग्जिस्टेंस में है, क्या प्रोडक्ट में ये डील कर रही है, इसके अलावा इसके फाइनेंशियल्स क्या हैं, पैसा जो रेज कर रही है क्यों कर रही है, कंपनी के ऊपर डेट पहले तो नहीं है बहुत ज्यादा, और क्या एसेट में डील कर रही है। जैसे कि दिस इज डीलिंग इन एन एसेट दैट इज कॉल्ड एज गोल्ड, यानी एक ऐसी एसेट में डील कर रही है जिसके प्राइसेस रोज फ्लक्चुएट करते हैं। अब अगर हम देखें गोल्ड के प्राइसेस रोज फ्लक्चुएट करते हैं, आपने गोल्ड पे लोन लिया है, आज गोल्ड का रेट है 30,000 रुपीज, मुथूट फाइनेंस आपको 28,000 रुपए के आसपास या 27,000 रुपए के आसपास आपको लोन प्रोवाइड कर देगी। अब कल को बाई चांस गोल्ड का रेट नीचे आ गया, क्या आप ये गोल्ड का लोन वापस करोगे? मेरे ख्याल से नहीं। क्यों? क्योंकि आप कहोगे भैया मार्केट में 25,000 में मिल रहा है तो मैं 28,000 में यहां से क्यों लूं वापस, मैं इनको पैसे क्यों दूं? तो देयर इज अ रिस्क। और मैं अगर गोल्ड की बात करूं तो इंटरनेशनली गोल्ड का ये जो रेट है ये है ओनली बिकॉज ऑफ डॉलर। सारे फैक्टर सेम, और ये डॉलर 65 से 45 आ जाए तो गोल्ड में आपको 20,000 दिखा दूंगा, बट बाकी सारे फैक्टर्स सेम। इसके अलावा बजाज फाइनेंस क्या है, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स को फाइनेंस करता है नॉर्मली 0% रेट पे। तो अगेन 0% फाइनेंस कर रहा है तो थोड़ा सा रिस्की है, एंड नॉर्मल जो एसेट बेच रहा है और हो सकता है लोन नहीं वापस आया तो ये कंपनी को रिस्क ज्यादा है। श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस, अगर श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस की बात करें तो ये क्या कर रही है, ये कमर्शियल गाड़ियों को फाइनेंस कर रही है, यानी कि जो इसने टैक्सी या ऑटो या कोई भी चीज फाइनेंस करी जो 2 लाख रुपए की थी या 4 लाख की थी, ये रेवेन्यू 8 लाख का दे सकती है, बट ये गोल्ड 8 लाख का रेवेन्यू नहीं दे सकता। ये बजाज फाइनेंस की कंज्यूमर ड्यूरेबल आइटम जो है वो उसकी वैल्यू डिप्रिशिएट नहीं होनी है। तो कंपैरेटिवली अगर मेरी बात सुने या मेरी बात माने या मैं अगर इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं तो आई वुड बी डूइंग इन श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस। कमर्शियल व्हीकल फाइनेंस इस मुझे ज्यादा सेफ लगती है फॉर द इन्वेस्टमेंट। रिसेंटली आपने सुना भी होगा एक ग्रुप था जिसका नाम है सहारा, बहुत ज्यादा न्यूज में भी था। सुब्रत रॉय हु इज द चेयरमैन ऑफ दिस ग्रुप, जिन्होंने लोगों से पैसा रेज करा, अगेन द मनी रेज थ्रू एनसीडीज। कोई भी एनसीडी लेके आने के लिए उससे पहले क्या है, जो भी उसकी रेगुलेटरी बॉडी है उससे परमिशन लेनी पड़ेगी, जैसे कि सेबी से हमारे को परमिशन लेनी पड़ेगी बिफोर मेकिंग एनी एनसीडीज। अब उन्होंने पैसा रेज करा एंड दे हैव इन्वेस्टेड दैट मनी इन होटल्स। होटल में पैसा लगाया और होटल से रेवेन्यू नहीं आ रहा, रियल एस्टेट मार्केट डाउन हो गई और पब्लिक को पैसे वापस नहीं कर पाए। पैसे नहीं वापस करे, लोगों ने सेबी के पास कंप्लेंट करी, सेबी ने सुब्रत रॉय को जेल में डाला, उनकी प्रॉपर्टी सीज कर दी। अब क्या नियत ही खराब थी कि लोगों का पैसा नहीं देना? नहीं, बट इन्होंने क्या करा, एक ऐसी एसेट में पैसा डाला जो एसेट के अंदर लिक्विडिटी नहीं है, यानी कि अगर मेरे को प्रॉपर्टी बेचनी है तो इजीली मेरे को उतने की प्रॉपर्टी का बायर नहीं मिल जाता। जैसे कि लेट अस सपोज सुब्रत रॉय ने जो होटल खरीदा वो 1,000 करोड़ का खरीदा,
आज सुब्रत रॉय आपके पास आ गए और आपको पता है इसका नाम भी खराब हो चुका है, उसको पैसे की जरूरत है, तो आप कहोगे नहीं भैया 700 करोड़ पे बेचना है तो भेज दो। तो यानी कि एक ऐसी एसेट में वो डील कर रहे थे जिसके अंदर कोई फिक्स मार्किंग रेट नहीं है कि यही रेट होना चाहिए, लिक्विडिटी नहीं है, बायर और सेलर ढूंढना बहुत मुश्किल है, और स्पेशली 1-2 करोड़ की बात नहीं है, 700 करोड़ की बात है, तो आप सोच सकते हैं कि हाउ डिफिकल्ट दिस इज टू फाइंड एन इन्वेस्टर फॉर दैट होटल। बट लेटर ऑन चीजें इंप्रूव हुई, धीरे धीरे उनकी एसेट बिकी, तो जाके उन्होंने इन्वेस्टर्स का पैसा लौटाया। और अगर आप आज की डेट में न्यूज़पेपर भी चेक करेंगे तो न्यूज़पेपर में भी आ रहा है कि सहारा ऐसा नहीं था, आप पब्लिक हैं, आप हमारे पे ट्रस्ट बना के रखिए एंड सो ऑन। तो सिर्फ डिबेंचर्स आ गए इसीलिए पैसा नहीं लगाना। एक कंपनी और आई जिसका डिबेंचर आया एंड दे डिफॉल्टेड ऑन डेट पेमेंट। अगर वो कंपनी डिफॉल्ट हो गई डेट में ही तो इक्विटी शेयर होल्डर को क्या मिलेगा? कंपनी का नाम था DS कुलकर्णी डेवलपर्स। इसके अलावा अगर हम इन्वेस्टमेंट्स की बात करें और कहां पे कर सकते हैं, फिक्स रिटर्न्स। इसके अलावा इंश्योरेंस, बहुत सारे लोग इंश्योरेंस में भी पैसा लगा रहे हैं, बट ऐसा इंश्योरेंस कोई इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट नहीं है। इसमें भी स्पेशली LIC के एंडोमेंट प्लान्स जहाँ पे आपको फिक्स रिटर्न मिल रही है, जीवन आनंद, जीवन सरल, जीवन बीमा, ये सारी जो है नॉर्मली लोग इसको एज एन इन्वेस्टमेंट ट्रीट कर रहे हैं, बट एज सच इट इज नॉट एन इन्वेस्टमेंट। ओके, फ्लक्चुएटिंग रिटर्न्स में आते हैं। फ्लक्चुएटिंग रिटर्न्स में अगर हम बात करें कहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जैसे कि शेयर्स हैं। शेयर्स क्या होता है? ये कंपनी है और इसमें आपका ये क्या है, यू आर द पार्ट ओनर in that company. You are responsible in profit and losses of the company. अब क्यों कंपनी में भागीदार लें? इसमें क्या होगा कि कंपनी अगर ग्रो करेगी तो हम ग्रो करेंगे, और कंपनी अगर डूबेगी तो हम डूबेंगे। बट कितने अमाउंट तक हम डूबेंगे? हम डूबेंगे उतने अमाउंट तक जितनी हमारी इन्वेस्टमेंट है। यानी कि अगर एक कंपनी थी किंगफिशर एयरलाइंस, विजय माल्या ने बनाई, तो विजय माल्या भी रिस्पॉन्सिबल कितने तक का? जितना उसका शेयर है इन दैट कंपनी। बैंक अगर चाहे, क्योंकि कंपनी क्या है, इट इज अ लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी, सिर्फ उतने तक ही बैंक माल बेच सकता है जितने की उसकी इन्वेस्टमेंट है इन दैट कंपनी। यानी कि जो एसेट्स उस कंपनी की है वही बेच सकता है। विजय माल्या की एक कंपनी और है जिसका नाम है यूनाइटेड ब्रेवरीज। जैसे तो इसका ज्यादातर स्टेक जो है विजय माल्या ने दूसरी कंपनी को बेच दिया है, DIGO को। एंड सो अगर बैंक चाहे तो इवन बहुत सारे लोग देखिए, आप बिजनेसमैन हैं, वो क्या करते हैं, नॉर्मली जो भी एसेट्स लेंगे वो अपने नाम पे नहीं लेंगे, वाइफ के नाम पे लेंगे, और जो लायबिलिटीज जैसे कि गाड़ी लेंगे वो अपने नाम पे लेंगे। क्यों? ताकि कल को अगर बिजनेस डूबे तो बैंक वाले जो पैसे ले सके वो मेरे से ले सके, वाइफ की एसेट ना बेच सके। जबकि एसेट वो किसकी है? एक्चुअली अल्टीमेटली जो ओनर है उसी की है, तो उसकी वाइफ की एसेट नहीं बिकेगी, बिजनेसमैन की एसेट नहीं बिकेगी, क्योंकि वो बिजनेसमैन के नाम पे नहीं है, वो किसके नाम पे है? वो वाइफ के नाम पे है। ठीक है, सो यू आर द पार्ट ओनर इन द कंपनी। प्रॉफिट एंड लॉसेस, कंपनी ग्रो करेगी, आप ग्रो करेंगे। कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट में से कुछ पार्ट दे देती है, दैट इज कॉल्ड एज डिविडेंड। सो शेयर में पैसा क्यों लगाएं? एक, सो व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ इन्वेस्टिंग इन शेयर? एक, यू आर द पार्ट ओनर। दूसरा, प्रॉफिट एंड लॉस मिल रहे हैं। तीसरा, डिविडेंड मिल रहा है। चौथा, लिक्विडिटी मिल रही है, आप कभी भी पैसे निकाल सकते हैं या एग्जिट कर सकते हैं। मिनिमम टू मैक्सिमम देयर इज नो लिमिट। मिनिमम आप चाहें तो 1000 रुपए भी लगा सकते हैं, 5000 भी लगा सकते हैं, 10,000 भी लगा सकते हैं। मैक्सिमम चाहें तो 1 करोड़ भी लगा सकते हैं, 2 करोड़ भी लगा सकते हैं, 10 भी लगा सकते हैं, 100 भी लगा सकते हैं। सो मिनिमम टू मैक्सिमम कोई रूल नहीं है कि मिनिमम इतने पैसे लगने चाहिए। एज पर योर पॉकेट आप शेयर्स के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसके अंदर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन
and long-term capital gain. Short-term capital gain normally 15% and long-term capital gain is near about 10%. पहले तक तो long-term capital gain में था, अभी this year 2018 जो बजट आया है and our finance minister अरुण जेटली ने अनाउंस कराया कि long-term capital gain would be 10%. So these are some of the benefits why you should invest in shares. इसके अलावा एक और एडवांस प्रोडक्ट आ गया आफ्टर शेयर्स, दैट इज कॉल्ड एज डेरिवेटिव्स. डेरिवेटिव्स क्या है? आज की डेट में अलग अलग चीजों के डेरिवेटिव्स ट्रेड हो रहे हैं. डेरिवेटिव का मतलब है एक ऐसा प्रोडक्ट जिसकी वैल्यू जो है वो डिराइव करी जा रही है फ्रॉम एनी ऑफ द बेस एसेट. आज की डेट में इंडेक्स, स्टॉक्स, करेंसी और कमोडिटी, इन सबके डेरिवेटिव्स ट्रेड हो रहे हैं. जब डेरिवेटिव मार्केट बनी तो जो टर्नओवर होती थी इट वाज नियरली अबाउट 10 करोड़. एंड गेस करेंगे आज कितनी हो गई? दिस टर्नओवर इज नियरली अबाउट 4 लाख करोड़ रुपीस पर डे. यानी लिटरली समुंदर हो गया. जितनी मर्जी बाल्टी पैसे की डाल लो, जितनी मर्जी निकाल लो, आपके अंदर कैलिबर चाहिए. इसके अंदर दो मेन प्रोडक्ट्स ट्रेड हो रहे हैं, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस. थर्ड, we have a new product which are normally called as investment trust. Normally जो investment trust अभी इंडिया में इतने ग्रो नहीं हुए, बट अगर हम बात करें बाहर की, सिंगापुर वगैरह, वहां पे बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट आते हैं. यानी कि कोई ट्रस्ट बना जिसके अंदर बेनिफिट मिलेगा इक्विटी का भी और डेट का भी. इक्विटी मींस यू आर द पार्ट ओनर प्लस आपको कुछ फिक्स रिटर्न भी मिलेगी. इंडिया में अभी तक सिर्फ दो ही आए हैं. एक आया है इंटीग्रेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट और एक आया है आईआरबी इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट. तो आईआरबी इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट अगर हम बात करेंगे, क्या है, ये टोल्स को मैनेज करता है एंड इसके अंदर जो टोल से कलेक्शन होएगा वो अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट करा जाएगा एज अ पार्ट ऑफ डेट. एंड कुछ रिस्क भी रहेगा कि कल को बाई चांस टोल बंद हो गया तो. सो इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ इक्विटी एंड डेट. अनदर काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स दैट इज कॉल्ड, जो ट्रेड होते हैं, दे आर कॉल्ड एज ईटीएफ्स, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स. एक बार इधर का रब करता हूं सो दैट हम ईटीएफ्स को भी थोड़ा सा इन डिटेल समझ सकें. यूएस में 60% वॉल्यूम इज थ्रू ईटीएफ्स. ईटीएफ है क्या? अब जैसे कि इंडिया में निफ्टी बनी, एक म्यूचुअल फंड बना जिसने क्या करा, पैसा लगाया इन निफ्टी बीज, बेंचमार्क म्यूचुअल फंड ने ये पैसा इन्वेस्ट करा इन द टॉप 50 कंपनीज ऑफ निफ्टी और उन्होंने अपने यूनिट ट्रेडिंग के लिए दे दी. सो दे आर कॉल्ड एज ETFs, which is Nifty Bees. Similarly, we have gold, and gold का ETF is called as gold bees. Similarly, और नए नए ETFs आ रहे हैं. अब क्यों इनमें पैसा लगाएं? अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है गोल्ड में, यानी पहनने के लिए लेना है, तो फिजिकल गोल्ड लीजिए. बट अगर इन्वेस्टमेंट करनी है तो आपको गोल्ड बीज में ही करनी चाहिए. क्यों? क्योंकि एक तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है, डीमेट में है, कोई चुरा नहीं सकता. हर महीने आप एक यूनिट, और ये इनकी नॉर्मली जो वैल्यू है, अगर ये गोल्ड 30,000 है तो ये जो ट्रेड होता है इट ट्रेड एट अ वैल्यू ऑफ 3,000. 3,000 रुपए लेके आप ज्वेलर के पास जाएंगे, भैया गोल्ड दे दो, तो भैया पूरा दरवाजा भगा देगा. तो अगर हम गोल्ड बीज में 3,000 रुपए लगाना चाहें, हर महीने एक्यूमुलेट करना चाहें, हमारे बच्चे की शादी है, हमारे को अपने लिए इकट्ठा करना है, वाइफ को गिफ्ट करना है, 1 साल बाद एनिवर्सरी है, तो हम हर महीने 3,000 रुपए करके जोड़ते रहेंगे गोल्ड बीज के अंदर, तो हम अल्टीमेटली उसको गोल्ड बीज भी गिफ्ट कर सकते हैं. एंड दिस इज अ इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म. कोई लॉकर नहीं चाहिए, कोई एग्जिट चार्जेस नहीं है, जो आपकी नॉर्मल ब्रोकरेज है वही चार्ज होगी एंड कोई चुरा नहीं सकता. इसके अलावा फ्लक्चुएटिंग में हम बात करें, वी हैव अनदर फंड. नॉर्मली लोग जो हैं सबसे ज्यादा जो इन्वेस्टमेंट दे ट्रस्ट है म्यूचुअल फंड्स. म्यूचुअल फंड्स में हम दो तरीके के इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, सिप या फिर लमसम, कि हम हर महीने पैसा डालना चाहते हैं या एट अ टाइम डालना चाहते हैं. आज के डेट में बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स हैं, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस म्यूचुअल फंड में पैसा डालें. तो अभी सेबी ने भी बोला है कि जो म्यूचुअल फंड्स हैं उनको अपनी जो स्कीम्स हैं उनको कंसोलिडेट करना है एंड नॉर्मली लार्ज कैप, मिड कैप या स्मॉल कैप
3 काइंड ऑफ फंड्स में ही उनकी इन्वेस्टमेंट करेंगे। सो दीज आर ऑल द प्रोडक्ट्स जहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। नाउ व्हाई डू वी नीड एन इन्वेस्टमेंट? फर्स्ट इज you want to earn on a one saved resources which might be lying idle, यानी जो ऐसे रिसोर्सेज हैं जो आपके खाली पड़े हुए हैं, और इवन अगर आपने एफडी में पैसा रखा हुआ है तो एफडी आपको कोई रिटर्न इतनी ज़्यादा नहीं दे रही है, उससे ज़्यादा महंगाई बढ़ जा रही है, तो आपको इन्फ्लेशन को बीट करना ज़रूरी है, इसीलिए आपको रिटर्न चाहिए। स्पेसिफिक सम ऑफ मनी लाइक आपको मैरिज के लिए या बच्चे की शादी के लिए या एजुकेशन के लिए किसी भी चीज के लिए पैसा चाहिए। प्रोविजन फॉर फ्यूचर विच इज लार्जली अनसर्टेन, इट इज कॉल्ड एज सेविंग फॉर अ रेनी डे, यानी अनसर्टेन टाइम के लिए नॉर्मली आप इन्वेस्टमेंट करते हैं। स्टार्ट इन्वेस्टिंग एट यंग एज, इन्वेस्ट ऑन रेगुलर बेसिस, मंथली, ईयरली, क्वार्टरली, इन्वेस्ट फॉर लॉन्ग टर्म एंड डोंट बॉदर अबाउट शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस। देयर इज वन पर्सन, कैन यू आइडेंटिफाई हु इज दिस मैन? बहुत सारे लोगों को पता है, बट जिनको नहीं पता मैं बता देता हूँ। दिस इज द बिगेस्ट इन्वेस्टर ऑफ द वर्ल्ड एंड हिज नेटवर्थ इज 84 बिलियन डॉलर्स। कोई मुझे बताएगा हाउ मेनी जीरोस आर देयर इन बिलियन? बहुत सारे लोग मिलियन बिलियन सुनते तो हैं, बट उनको यही नहीं पता होता कि मिलियन में जीरो कितनी और बिलियन में जीरो कितनी। चलिए एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ, वैसे स्कूल में पढ़ाया जाता है, ये मेरे ख्याल से आप सब लोगों को पता होगा क्या है। दिस इज इक्विवेलेंट टू 10 लाख। इंडिया के अंदर 3 के बाद कोमा, फिर 2 के बाद कोमा, फिर 2 के बाद कोमा, ऐसे चलता है। इंटरनेशनली अगर हम बात करें तो 3 के बाद कोमा और फिर 3 के बाद कोमा चलता है। सो दिस इज 1 मिलियन। सो 10 लाख इज इक्विवेलेंट टू 1 मिलियन इज वन एंड द सेम थिंग। जब बिलियन की बात करेंगे तो 3 जीरो और जुड़ जाएंगे, यानी there would be 9 zeros in billion. This is 1 billion, and which is equivalent to 100 crores. So now you can imagine how much is his net worth, and not to forget dollar. You would be amazed to know this man had started his investment at an age of 11, 12 or 13 years. He is the richest man on the earth and started his investment at an age of 11. And today he says he regrets that he started too late. तो ऐसा नहीं है कि हम लेट हो चुके हैं, बट जब भी आप स्टार्ट करें इन्वेस्टमेंट, यू कैन स्टार्ट इन्वेस्टिंग। म्यूचुअल फंड्स, बहुत सारे लोगों को लगता है कि हम मार्केट्स को ट्रैक नहीं कर सकते, म्यूचुअल फंड में लगाना है, बट ऐसा जरूरी नहीं है। मार्केट्स के अंदर म्यूचुअल फंड भी जो आपका पैसा लगा रहा है वो मार्केट में लगा रहा है, तो अगर हम चाहें, अगर हमारे को थोड़ी नॉलेज है, तो हम डेफिनेटली म्यूचुअल फंड से ज्यादा रिटर्न निकाल सकते हैं। लेटर ऑन पढ़ेंगे भी अबाउट कि कैसे हम म्यूचुअल फंड के रिटर्न्स को बीट कर सकते हैं और कैसे हम मार्केट से अच्छे रिटर्न निकाल सकते हैं। He still says that he started investment too late, richest man on the earth, and he invests for a long period of time, for decades. यानी ये कहते हैं कि मुझे सिर्फ इन्वेस्ट करना है, यानी अगर आपने कंपनी आइडेंटिफाई करी, हम कहते हैं कि भैया ये कंपनी अच्छी है, जैसे कि अभी कोई आईपीओ आया या कोई कंपनी हमको अच्छी लगी, डी मार्ट या रिलायंस या भारती एयरटेल, हमको लगता है कि लॉन्ग टर्म में ये ग्रो करेगी, तो हमें क्या करना चाहिए? इन्वेस्ट। प्राइस नीचे आ गया, हम घबरा जाते हैं, डर जाते हैं और इन्वेस्टमेंट निकाल लेते हैं, लॉस बुक कर लेते हैं। बट ही सेज इन्वेस्टमेंट तब तक नहीं निकालनी है जब तक पैसे की जरूरत ना हो। आपको कंपनी अच्छी लगी, और कई लोग क्या करते हैं कि भाई हमने 10 रुपए में चीज ली, वो 11 रुपए हो गई, हमने बेच दी कि 10% का रिटर्न आ गया। अभी तक तो अच्छी थी, अब क्या बुरी हो गई जो बेच दी? नहीं, ये कहते हैं कि अगर चीज अच्छी लगी तो खरीदो 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 और खरीदो, बेचो मत तब तक जब तक पैसे की जरूरत ना हो, या तब तक जब तक कंपनी में कुछ बुरा ना हो, या तब तक जब तक हम उसके अंदर इन्वेस्टमेंट रखना चाहते हैं, या हमारे को कोई उससे अच्छी इन्वेस्टमेंट ना मिल जाए। सो रिमेंबर, इन्वेस्टिंग इज डिफरेंट फ्रॉम स्पेकुलेशन
which is trying to make fast buck in a short period of time. So investing is not a game, but it is a very serious business. इन्होंने जो इन्वेस्टमेंट करी है and how simple this man is. Today also he don't travel by a private jet, although he owns the world's largest private jet company. This is a man who still lives in a small 3-bedroom house in mid Omaha that he bought when he got married 50 years ago. He says that he had everything needed in that house. His house does not have a wall or a fence. So ये कहते हैं कि भैया हमारे को सिंपल रहना है, सिंपल लिविंग रखनी है and great thinking रखनी है. This is what his philosophy is. Recently this man had visited India also for a cause that is noble cause that is called as philanthropy. यानी कि to donate some part of your wealth for the poor section of the society for which he had visited India, for which he had met top people like Azim Premji, Mukesh Ambani, Ratan Tata, to donate some part of their wealth for the poor section of the society. There is one company of Warren Buffett. The name of that company is Berkshire Hathaway. Okay, let us check out what is the share price of his company. मैं Google पे जाता हूँ. इधर this is the price of his company. कितना प्राइस आ रहा है? It is 2,82,000 and not to forget a dollar. $2,82,000. डॉलर का प्राइस somewhere around 67. So 67 into 2, so it is equal to 1,889,400. यानी तकरीबन 2 करोड़ के आसपास for one single share. And how simple this man is. Many people are the followers of Warren Buffett. वो बकायदा वॉरेन बुफे की पूजा करते हैं, जहाँ पे ट्रेडिंग करते हैं वहाँ पे वॉरेन बुफे की फोटो लगा के रखते हैं एंड बकायदा दे फॉलो. जैसे हमारे वर्ल्ड के सबसे रिचेस्ट इन्वेस्टर हैं वॉरेन बुफे, सेम वे आप इंडिया में भी बहुत सारे लोगों को फॉलो कर सकते हैं. कोई मुझे बताएगा कौन कौन लोग हैं जो इंडिया में एज एन इन्वेस्टर काम करते हैं, जो सिर्फ चीज़ों को लेते हैं, इनको फॉलो करना चाहें हम कर सकते हैं. राकेश झुंझुनवाला, रामदेव अग्रवाल, नीलेश शाह, इसके अलावा रमेश दमानी. इनके बारे में पढ़ना चाहें आप पढ़ सकते हैं. रिधम देसाई, सौरभ मुखर्जी एंड वेरियस अदर्स. These are some of the जो बड़े लोग जिन्होंने मार्केट से बहुत पैसा कमाया, इनके बारे में पढ़ सकते हैं. इन्होंने क्या करा, कैसे ये सारी चीज़ें अचीव करी, वो सारी चीज़ें आप गूगल कर सकते हैं, विकीपीडिया पे पढ़ सकते हैं. एंड हाउ दे स्टार्टेड देयर करियर. बट बिफोर मेकिंग इन्वेस्टमेंट वन मस्ट इंश्योर और अंडरस्टैंड द इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स थॉरोली. असेस द रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ द इन्वेस्टमेंट्स. आज की डेट में बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि सर हमने बिटकॉइन में पैसा लगाना है, कहाँ लगाएं नहीं लगाएं, क्या करें. बट बिफोर मेकिंग एनी इन्वेस्टमेंट, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले ये पॉइंट्स एक बार पढ़ते हैं, फिर आप बताइएगा कि लगाने हैं या नहीं लगाने. यू शुड अंडरस्टैंड द रिस्क एंड रिटर्न और ट्रेड ऑफ द इन्वेस्टमेंट. यानी आपको ये पता होना चाहिए कि मैं इसमें पैसा लगा रहा हूं तो क्या रिस्क है, क्या रिटर्न है. You should know the liquidity aspects of the investment. You should compare the investment with other investment products. You should deal through an authorized intermediary for making an investment. You should seek all clarification about the intermediaries through which you plan to make the investment. अब अगर हम बिटकॉइन की बात करें तो किसने बनाया, क्या काम करती है ये बिटकॉइन, कल को अगर ये भाग जाए तो मैं किसके पास केस करूं, किसके थ्रू डील कर रहा हूं, क्या रिस्क है इसके अंदर, क्या ये लीगल है, नहीं, इंडिया में नहीं. अब कोई एक ऐसी एसेट है जो 25,000 रुपए से 14 लाख रुपए हो गई. आप सोच सकते हैं क्या रिस्क है इसका, क्या ऐसा क्या मिल गया इसको जो ये 25,000 से 14 लाख रुपए हो गई.
दिस इज अ क्वेश्चन मार्क इन माय माइंड। कोई बोलता है कमेटी में पैसा लगा लो, कोई बोलता है नहीं इसमें लगा लो, कोई कहता है, मैं ही कहता हूँ चलो जी आपको, जी भाई साहब मुझे पैसा दो और मैं आपको 10% की रिटर्न देता हूँ पर मंथ, और कल को मैं ही भाग जाऊँ तो। सो जो आपके फंड्स हैं उसको बेटर ये है कि आप खुद ही मैनेज करें, लोगों के ऊपर ट्रस्ट ना करें। एंड जब आप स्टडी करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो कॉन्फिडेंस होगा आपका बहुत हाई होएगा। सो आई डोंट थिंक बिटकॉइन इज लीगल। बहुत हाई फ्लक्चुएशन है, पैसे डबल भी हो सकते हैं, आधे भी हो सकते हैं और जीरो भी हो सकते हैं। जिसने बनाया बिटकॉइन उसके बारे में ही नहीं पता, क्या चीज है, क्या बनाती है, क्या मिलता है, पता नहीं। तो जब हमारे को इतनी सारे क्वेश्चन मार्क्स हैं हमारे माइंड में, कौन ऑथराइज इंटरमीडियरी है, सेबी के थ्रू अप्रूव नहीं है, तो देयर इज अ रिस्क, जो पूरी कैपिटल का ही रिस्क है। यानी पैसे अगर लगाने भी हैं, जबरदस्ती कोई इसमें से पूछता भी है लगाने हैं, तो मैं सिर्फ यही बोलता हूं कि लगाने हैं उतने पैसे लगाना जो जीरो हो जाए तो दिक्कत ना हो। यानी ये सोच के ही लगाना कि ये पैसे जीरो हैं। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि इक्विटीज में ये रिटर्न नहीं आ सकती। आपको पेशेंस रखनी पड़ेगी, इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी और उस लेवल ऑफ कन्विक्शन तक जाना पड़ेगा। अगर हम बात करें 10,000 रुपए किसी ने एक कंपनी आइचर मोटर्स में लगाए, तो गेस कर सकते हैं आज कितने हो गए? 10,000 रुपए के हो गए 80 लाख रुपीज। अनदर कंपनी एशियन पेंट्स, किसी ने लगाए 10,000 रुपए। ठीक है, मैं ये भी मान रहा हूं कि आज की डेट में नहीं लगाए, बट इट वुड बी एन ओल्ड पीरियड। बट ऐसा नहीं है कि नेक्स्ट 10 इयर्स में कोई ऐसी कंपनी नहीं हो सकती, बिल्कुल हो सकती है, हम उनको ढूंढ सकते हैं। HDFC 10,000 रुपए किसी ने लगाए, और ज्यादा पुरानी बात नहीं कर रहा मैं, 1990 में लगाए तो भी वो 1 करोड़ रुपए हो गए। सिमिलरली बॉश, MRF, अमर राजा, श्री सीमेंट, डॉक्टर रेड्डी, सन फार्मा एंड वेरियस अदर्स। सो ऐसा नहीं है कि इक्विटीज में रिटर्न नहीं है, इक्विटीज में भी बहुत रिटर्न है। अभी पिछले साल एक IPO आया था डी मार्ट, अगर इसमें भी किसी ने पैसे लगाए तो 3 गुना हो गए, 3 टाइम्स, 3 या 4 टाइम्स हो गए। नाउ लेट अस मूव टू दी आवर इन डिटेल मार्केट्स। हमारी जो मार्केट है इट इज द फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट जो है इट इज डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स। फर्स्ट इज मनी मार्केट। मनी मार्केट के अंदर हमारे जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं दे आर कॉल्ड मनी मार्केट, ट्रेजरी बिल्स, कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स। नॉर्मली जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, कॉर्पोरेट्स हैं, वो इनके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। एज अ रिटेलर कुछ प्रोडक्ट्स में हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बट हर मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। हमारी जो कैपिटल मार्केट है, दिस फाइनेंशियल मार्केट इज अगेन डिवाइडेड इन अनदर पार्ट, दैट इज कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट में भी 2 मार्केट है, एक है स्टॉक मार्केट और एक है न्यू इश्यू मार्केट। और न्यू इश्यू मार्केट इज आल्सो कॉल्ड एज प्राइमरी मार्केट एंड दिस इज कॉल्ड एज द सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट जो है इट इज आवर इक्विटी मार्केट, NSE एंड BSE, एंड इसके अंदर एक हमारी मार्केट और ट्रेड हो रही है दैट इज द डेट मार्केट, जिसमें मेजरली जो है डिबेंचर्स ट्रेड हो रहे हैं। प्राइमरी के अंदर अगर हम बात करें तो 2 पार्ट्स, IPO इनिशियल पब्लिक ऑफर, FPO इज फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। अभी हम इनको डिटेल्स में पढ़ेंगे। पहली बारी कोई कंपनी शेयर लेके आई तो दैट इज कॉल्ड एज IPO। लेटर ऑन अगर उसको और पैसे की जरूरत है तो प्रमोटर जो है वो अपने शेयर और बेच देते हैं मार्केट में, दैट इज कॉल्ड एज FPO। बट आज की डेट में FPO की जगह नॉर्मली आता है OFS, which is called as offer for sale, जो नॉर्मली एक सेपरेट विंडो के थ्रू होता है एंड अगर हम चाहें तो उसमें भी इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। नाउ व्हाट इज अ स्टॉक? एन इंस्ट्रूमेंट दैट सिग्निफाइज ओनरशिप। आपके पास कंपनी में ओनरशिप आ गई। इफ कंपनी हैज 1000 शेयर्स आउटस्टैंडिंग एंड पर्सन ओन 50 of them, then he owns 5% of the company. Most stocks also provide voting rights. कई स्टॉक्स में वोटिंग राइट नहीं होता, so they are called as DVRs, differential voting right। अगर आप देखेंगे टाटा मोटर्स का जो है वो DVR भी ट्रेड होता है और टाटा मोटर्स भी ट्रेड होता है।
So differential voting right, which gives the shareholder a proportional vote in a certain corporate decision. यानी अगर मुझे सिर्फ डिविडेंड के पर्पस के लिए शेयर लेना है तो आई कैन बाय डीवीआर। वैसे तो टाटा मोटर्स डीवीआर नहीं डिविडेंड नहीं देती, बट हाँ अगर कोई और कंपनी जिसका डीवीआर भी ट्रेड होता है और स्टॉक भी ट्रेड होता है तो हम ले सकते हैं डीवीआर, क्योंकि अगर हमें वोटिंग राइट नहीं चाहिए तो। नाउ स्टॉक मार्केट क्या है? Stock market is a place where the stocks and securities of the companies are traded. Means anybody or the individual, whether incorporated or constituted, for the purpose of assisting, regulating and controlling the business of buying, selling or dealing in securities. यानी stock exchange क्या है? जहाँ पे बहुत सारे all over India के buyer and sellers आ रहे हैं और वहाँ पे बहुत सारे लोग मिलके ट्रेड कर रहे हैं। पर ट्रेडिंग से पहले हमको ये जानना जरूरी है कि स्टॉक बढ़ता क्यों है और गिरता क्यों है। स्टॉक बढ़ता है बिकॉज ऑफ द न्यूज अबाउट द कंपनी, और दूसरा इट इज द न्यूज अबाउट द कंट्री। दो ही फैक्टर्स हैं जो प्राइस को मूव कर रहे हैं। एक फैक्टर हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, दैट इज द डिमांड और सप्लाई। अगर न्यूज नहीं भी है तो द थर्ड फैक्टर इज दिस विच मूव्स द कंपनी अप, शेयर प्राइस अप और डाउन। नाउ व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ इन्वेस्टिंग इन शेयर्स? पॉसिबिलिटी ऑफ हाई रिटर्न, इजी लिक्विडिटी, कभी भी पैसे निकाल सकते हैं, अनबीटेबल टैक्स बेनिफिट्स, इनकम फ्रॉम डिविडेंड्स, एंड डिविडेंड की जो इनकम है इट इज नॉर्मली अ टैक्स फ्री इनकम। मार्केट में अलग अलग तरह के लोग हैं जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जैसे कि इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स कौन कौन से हो सकते हैं? इन्वेस्टर्स में हो सकते हैं हमारे फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स, जो बाहर के लोग या बाहर के इंस्टीट्यूशंस इंडिया में पैसा लगा रहे हैं, जैसे कि जेपी मॉर्गन, मॉर्गन स्टैनली, मेरिल लिंच एंड वेरियस अदर्स। DIIs which are called as domestic institution investors, जैसे कि इंडिया की सबसे बड़ी DII कौन है? That is LIC, HDFC म्यूचुअल फंड्स, ICICI म्यूचुअल फंड्स एंड वेरियस अदर फंड्स जो यहाँ पैसा लगा रहे हैं। इसके अलावा कॉर्पोरेट्स, बड़ी बड़ी कंपनीज, वो भी मार्केट में पैसा इन्वेस्ट कर रही हैं। इसके अलावा रिटेलर्स, हमारे जैसे लोग, पब्लिक, जनरल पब्लिक जो नॉर्मली शेयर्स में पैसा लगा रहे हैं। इश्यूअर्स कौन? नॉर्मली कंपनी जो है या कॉर्पोरेट्स जो अपने शेयर्स मार्केट में दे रहे हैं लोगों को ट्रेड करने के लिए, दे आर इश्यूअर्स। इंटरमीडियरीज कौन? जिनके थ्रू हम बाय, सेल और डील कर सकते हैं, विच आर नॉर्मली ब्रोकर्स और सब ब्रोकर्स, जिनके थ्रू हम स्टॉक एक्सचेंज में डील कर सकते हैं। नाउ वेरियस पार्टिसिपेंट्स, जिसके अंदर इन्वेस्टर्स में इंडिविजुअल्स, कॉर्पोरेट्स, फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, FIIs हैं। इसके अलावा दो बॉडीज हैं जो डीमैट अकाउंट प्रोवाइड करती हैं, दे आर आल्सो कॉल्ड एज डिपॉजिटरीज। सो MSDL एंड CDSL, ये दो क्या हैं? डिपॉजिटरीज हैं। MSDL इज नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, CDSL इज सेंट्रल डिपॉजिटरी एंड सर्विसेज लिमिटेड। स्टॉक एक्सचेंजेस, जैसे कि इक्विटी ट्रेडिंग हो रही है, डेट की ट्रेडिंग हो रही है, डेरिवेटिव्स हो रही है। इसके अलावा ब्रोकर्स हैं, सब ब्रोकर्स हैं, लोग काम कर रहे हैं एज अ पोर्टफोलियो मैनेजर्स। इसके अलावा रजिस्ट्रार टू एन इश्यू एंड शेयर ट्रांसफर एजेंट्स। कोई भी कंपनी आती है तो IPO आने से पहले इनिशियल पब्लिक, तो दे हैव टू अपॉइंट सम बॉडीज एज रजिस्ट्रार, जैसे कि लिंक इन टाइम, कार्वी, ये नॉर्मली क्या है? रजिस्ट्रार हैं फॉर वेरियस कंपनीज। इसके अलावा मर्चेंट बैंकर्स, जो भी कंपनी IPO लेके आती है उसको एक इशू प्राइस डिसाइड करना होता है, जो मर्चेंट बैंकर्स इन कंसल्टेशन विद कंपनी प्राइस डिसाइड कर रहे हैं। इसके अलावा दे हैव टू अपॉइंट अंडरराइटर्स। अंडरराइटर्स क्या काम कर रहे हैं? अंडरराइटर्स वो, जैसे कि अगर उनके शेयर्स जो है पब्लिक ने नहीं खरीदे तो ये अंडरराइटर सारे के सारे शेयर्स खरीद लेंगे। इसके अलावा वेंचर कैपिटल फंड्स, जो किसी वेंचर में पैसा लगा रहे हैं। म्यूचुअल फंड्स, अगेन पुटिंग इन्वेस्टमेंट इन IPOs और सेकेंडरी मार्केट। इसके अलावा वेरियस स्कीम्स हो सकती हैं विच आर कॉल्ड एज द कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम्स। सो एक थोड़ा सा मार्केट को भी डिटेल में देखते हैं। जो हमारी मार्केट्स हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट्स हैं। होलसेल डेट मार्केट, डेट मार्केट में क्या? डिबेंचर्स ट्रेड होते हैं। कैपिटल मार्केट में शेयर्स, डेरिवेटिव्स इज फ्यूचर एंड ऑप्शंस, एंड करेंसी में डॉलर, INR, पाउंड, येन एंड वेरियस अदर करेंसीज।
देखते हैं कब ये बनी। दिस इज द लाइव ट्रेडिंग जो हम देख सकते हैं थ्रू स्क्रीन्स। नॉर्मली जो लोग ट्रेड कर रहे हैं वो थ्रू द स्क्रीन ट्रेड कर रहे हैं। होलसेल ट्रेड मार्केट जो कमेंस हुई इंडिया के अंदर, इट स्टार्टेड इट्स ऑपरेशन इन जून 1994 and it provides the trading platform for a wide range of securities or debt instruments like government securities, treasury bills, bonds, corporate debentures, commercial papers, certificate of deposits। ये सारे प्रोडक्ट्स हैं जो WDM में ट्रेड होते हैं and started its operation in June 1994। So जो भी लोग इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं जिनको NSE का सर्टिफिकेशन देना है तो प्लीज ध्यान रखें कि इन डेट्स के ऊपर नॉर्मली क्वेश्चन आ जाते हैं कि क्या क्या प्रोडक्ट्स ट्रेड हो रहे हैं डेट मार्केट के अंदर, ये सारे हमारे को पता होने चाहिए। कैपिटल मार्केट, इट स्टार्टेड इट्स ऑपरेशन इन नवंबर 1994 एंड इट ऑफर्स अ फुल्ली ऑटोमेटेड स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम एंड व्हिच इज प्रोवाइडेड बाय NSE and it is called as NEET system। NEET is National Exchange for Automated Trading, जहाँ पे इक्विटी शेयर्स, वारंट्स, डिबेंचर्स सारे ट्रेड हो रहे हैं एंड इट हैज बीन फॉर्म्ड इन 1994। F&O मार्केट जो फ्यूचर एंड ऑप्शन मार्केट है इंडिया में जो स्टार्ट हुई इट्स ऑपरेशंस, इट हैज स्टार्टेड इन जून 2000 जिसके अंदर दो मेन प्रोडक्ट्स फ्यूचर्स, इंडेक्स के ऑप्शंस, स्टॉक फ्यूचर्स एंड स्टॉक ऑप्शंस। लेटर ऑन डेरिवेटिव मार्केट जब हम पढ़ेंगे तो हम इसको डिटेल में स्टडी कर सकते हैं। करेंसी डेरिवेटिव स्टार्ट हुई थी इन अगस्त 29, 2008। करेंसी जब भी ट्रेड होती है इट हैज टू बी इन अ पेयर, यानी USD INR, यूरो वर्सेस INR। सिर्फ यूरो का रेट नहीं हो सकता, इट वुड बी अगेंस्ट इंडियन करेंसी एज वेल। पाउंड वर्सेस INR, येन वर्सेस INR। इसके अलावा इंटरेस्ट रेट के फ्यूचर्स भी इंट्रोड्यूस करे गए। अभी रिसेंटली 3 मोर करेंसीज जो हैं वो भी इंट्रोड्यूस कर दी गई हैं जिसके अंदर यूरो USD, पाउंड USD एंड येन USD भी इंट्रोड्यूस कर दी गई हैं फॉर ट्रेडिंग। सो देयर इज लॉट ऑफ स्कोप इन करेंसी मार्केट एज वेल। अगर हम इंटरनेशनली बात करें तो 24 आवर मार्केट है एंड इट इज 3 टाइम्स लार्जर देन योर स्टॉक मार्केट। इंडिया में अभी तक सबसे छोटी जो मार्केट है दैट इज द करेंसी मार्केट, बट अगर हम इंटरनेशनली बात करें तो दिस करेंसी मार्केट इज द बिगेस्ट मार्केट। ओके, कैपिटल मार्केट में क्या ट्रेड हो रहा है? हमारे शेयर्स, बॉन्ड्स। कैपिटल को भी हम डिवाइड कर सकते हैं इन 2 पार्ट्स, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। स्टॉक एक्सचेंजेस, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो एक बार समझते हैं ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज क्या है। हमारे दो ही नेशनल लेवल के एक्सचेंजेस हो गए, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का जो इंडेक्स है दैट इज निफ्टी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का जो इंडेक्स है दैट इज सेंसेक्स। निफ्टी इट इज अ कंपोजिट ऑफ टॉप 50 कंपनीज ऑफ इंडिया एंड सेंसेक्स इज अ कंपोजिट ऑफ टॉप 30 कंपनीज ऑफ इंडिया। ऐसा नहीं है कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में 50 कंपनी हैं, देयर आर 2500 plus companies which are listed on National Stock Exchange and there are 7000 plus companies which are listed on Bombay Stock Exchange। Nifty जब स्टार्ट हुआ it started in 1994 and Bombay Stock Exchange the oldest exchange from 1875। National Stock Exchange जब स्टार्ट हुआ it started from a level of 1000, so this is what is called as the base value। Sensex जब स्टार्ट हुआ it started from a level of 100। आज निफ्टी जो है वो पहुंच चुका है the current value 10,700 and Sensex is at nearly above 35,400 from a level of 100। यानी तब किसी ने इन्वेस्टमेंट करी होती और अगर हम चाहें हर महीने इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो हम जो इनके ETFs हैं उनके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। हमारे पैसे किस में लग रहे हैं? निफ्टी की 50 कंपनियों में लग रहे हैं, टॉप 50 में लग रहे हैं जो कभी भी जीरो नहीं होनी।